नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका कौटिल्य क्लासेस में। प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी जो है, इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आज हमारे पास जो टॉपिक जो अपन करेंगे, ये टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। तो ड्रेनिंग सिस्टम जो है इंडिया का, उसके बारे में जो है हम देखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि भारत के जल क्षेत्र, जल संसाधन जो है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी और साइंस का जो ऑनलाइन कोर्स है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे कौटिल्य ऐप जो है आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ डाउनलोड करके आप अपने साइंस का या ज्योग्राफी का जो भी विषय आपका लैब के अंदर है, लैब असिस्टेंट में, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स मात्र और मात्र अभी 1000 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके अंदर खास बात यह है कि आपको जितने भी कोर्स के जो टॉपिक्स हैं, वो कंप्लीट टॉपिक आपको लाइव वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ई पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, जिसमें आपको वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया जाएगा, प्लस जो आपकी फैकल्टीज़ हैं वो आपको रेगुलर आपके टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करवाएंगे, जिनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट सॉल्यूशन जो है वो आपका रेगुलर रहता है, जिससे आपके अगर कहीं पे भी कोई टर्मिनोलॉजी से संबंधित या फिर किसी फैक्ट से संबंधित अगर कोई डाउट होता है तो वो आपका क्लियर हो सकता है। फिर है राजस्थान के जो एग्ज़ाम है, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन जो है बुक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान भर्तियों के अंदर चाहे वो राजस्थान के कंबाइंड जो टॉपिक हैं, जैसे भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, उनकी एक कंबाइंड बुक है। इसके अंदर जितने भी अब तक एग्ज़ाम के मार्फत से आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसके अंदर हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, गणित के हैं, सामान्य विज्ञान है, इंडिया जी के है और कंप्यूटर साइंस है। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनकी डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आपको इसमें बुक के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर इसके बाद में आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान भर्ती से संबंधित, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हों, चाहे वो आप ड्राइवर की कर रहे हों, कांस्टेबल की, एसआई की, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट वगैरह, जो भी पटवारी, एलडीसी वगैरह जो भी है, उन सभी से संबंधित जहाँ भी आपके कोई टॉपिक जो आपको दिए हुए हैं, चाहे वो राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था के हों, कला संस्कृति के हों, इतिहास के हों या राजव्यवस्था के हों, तो उसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं अपन आज के अपने टॉपिक ड्रेनिंग सिस्टम पे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होने वाली, सॉरी, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। नहीं होने वाली नदी जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है, जो प्रवाहित नहीं होती। नर्मदा, ये ताप्ती है, ताप्ती, ताप्ती, चंबल और महानदी। अब देखो, हम सब जानते हैं कि रिफ्ट घाटी में से जो नदी प्रवाहित नहीं होती वो कौन सी है, चंबल है। अब अगर हम विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी, ये हालांकि विश्व की लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी भी है, और ये सबसे बड़ी रिफ्ट वैली में भी बहती है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी जो है वो नदी है आपकी नील नदी। कौन सी है, नील नदी। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे लंबी रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी भी है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली में बहती है। जिस रिफ्ट घाटी में बहती है उस रिफ्ट घाटी का नाम क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो इसका नाम है। अब ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये जॉर्डन से लेकर मोजाम्बिक तक स्थित है। कहाँ से लेकर है, जॉर्डन, जॉर्डन से लेकर मोजाम्बिक, 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 मोजाम्बिक तक जो है ये स्थित है। अब चंबल नदी, हम सब जानते हैं कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश मऊ के पास से इसका जो है क्या होता है, उद्गम होता है, और इसे बेसिकली चर्मण्यवती नदी जो है वो भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चर्मण्यवती नदी जो है वो भी हम इसको कहते हैं। अब देखो, रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियों के अंदर जो सबसे मुख्य नदी है वो कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है भारत की, सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी जो रिफ्ट घाटी में बहती है। किस संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, और विश्व के संदर्भ में कौन सी है, आपकी नील नदी है। अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो एक खड्ड पर्वत पाया जाता है, विंध्याचल। कौन सा है, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। इसके नीचे एक नदी बहती है जो है आपकी कौन सी, नर्मदा। कौन सी है, नर्मदा नदी है।
नर्मदा। नर्मदा जो है इसके दक्षिण के अंदर स्थित है आपका, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा। फिर एक खंड पर्वत आता है, कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा। इसके नीचे फिर एक रिफ्ट घाटी में एक नदी बहती है, वो कौन सी है आपकी? ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। और ये दोनों ही नदियां अपना प्रवाह जो है वो कहां से करती हैं? ये दोनों ही नदियां अपना प्रवाह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर लेके जाती हैं। बाकी भारत की अधिकांश नदियां, क्या लगभग सभी नदियां जो हैं अपना प्रवाह जो है वो पूर्व की ओर लेके जा रही हैं। ये कहां लेके जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर लेके जाती है। अब जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी का उद्गम जो है, उद्गम ये कहां से होता है? तो भैया ये उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से होता है? अमरकंटक। अमरकंटक जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इस नर्मदा नदी का समापन जो है, ये समापन कहां करती है अपने जल का? तो ये समापन करती है खंबात की खाड़ी में। कहां करती है? खंबात की खाड़ी जो है वहां पे क्या करती है? ये अपने जल का समापन करती है। अब नर्मदा जो नदी है, ये नर्मदा नदी, इसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। कई बार जो है इसका उपनाम भी पूछ लेते हैं। तो नर्मदा जो है, इस नर्मदा का उपनाम क्या है? उपनाम। तो नर्मदा का जो उपनाम है वो है रेवा नदी। क्या कहते हैं इसको? रेवा नदी जो है वो भी इसको कहा जाता है, किसको? नर्मदा को। अब इसके ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा सागर है, ओंकारेश्वर बांध है। तो नर्मदा नदी पे जो मुख्य बांध है, मुख्य बांध, तो सबसे महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। और आप जानते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन वो भी चला था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध ये यहां पे स्थित है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न और पहले प्रश्न संबंधित मुख्य चीजें। हाँ बिल्कुल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी जो प्रतिमा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वो भी आपके सरदार सरोवर बांध पे ही स्थित है। ये था हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसे कहा जाता है बंगाल का शोक? गंडक, कोसी, सोन या फिर दामोदर? तो निम्न में से कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक जो है, सोरो ऑफ बंगाल जो है वो कहा जाता है? तो हमने पर्यावरण वाला जो चैप्टर था वहां पे हमने जलकुंभी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जलकुंभी पढ़ी थी ना। यही बंगाल का आतंक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक कहते हैं। ऐसे ही जो बंगाल है, इस बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? वो कहते हैं दामोदर नदी को। तो बंगाल का शोक नदी के रूप में कौन सा है? दामोदर नदी। और बंगाल का आतंक कौन सा है? जलकुंभी। अब दामोदर जो नदी है इसका उद्गम जो है वो कहां से होता है? वो होता है खामरपत पहाड़ी से, छोटा नागपुर क्षेत्र से। जो आपका भारत का रूर क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है खामरपत। कौन सा है? खामरपत पहाड़ी जो है, यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये जो दामोदर जो है, इसी के ऊपर भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है, परियोजना इसका क्या किया गया है? स्थापना की गई है या निर्माण जो है वो किया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है, ये किस पे निर्धारित है? तो ध्यान रखना, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित, नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ये परियोजना पर आधारित है। तो देखो, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं 3 प्रकार की होती हैं, लघु होती है, मध्यम होती है और वृहद होती है। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी के ऊपर ही स्थित है। अब देखो, ऊपर एक नाम आ रहा है गंडक जो है ये बेसिकली तिरहुत क्षेत्र है। तिरहुत क्षेत्र का शोक कहते हैं इसको,
तिरहुत क्षेत्र का शोक, शोक जो है इसको कहा जाता है। और ये तिरहुत जो क्षेत्र है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भैया स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। बिहार का क्षेत्र है जहां गंडक जो है, गंडक नदी को उसका शोक कहते हैं। ऐसे ही कोसी, तो हम कहते हैं भाई कोसी नदी जो है ये शोक है किसका, तो देखना ध्यान रखना, भारत में तो बेसिकली हम इसको कहते हैं कि ये बिहार का शोक है, लेकिन बिहार के साथ साथ ये नेपाल का भी शोक है, नेपाल का शोक। तो बिहार और नेपाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। और ये कोसी नदी जो है ये और चंबल, ये दोनों ही किस लिए विख्यात है, तो ध्यान रखना ये दोनों ही नदियां जो हैं अपने जल मार्ग परिवर्तन के लिए, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जो है कुख्यात है। विख्यात क्या है, मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। मार्ग परिवर्तन या विचलन, मार्ग परिवर्तन या विचलन, विचलन के लिए, विचलन के लिए कुख्यात है, के लिए कुख्यात है, कुख्यात। और चंबल तो आप जानते हो डांग क्षेत्र, दस्यु क्षेत्र है ना, आपके जो बीहड़ वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वो चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी, किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कृष्णा। तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई सिंधु जो है ये तो मुख्य नदी है किसकी, सिंधु मुख्य नदी है पाकिस्तान की, नदी है किसकी, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की। ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है किसकी, एक तो ये तिब्बत की और दूसरी ये है आपके बांग्लादेश की, बांग्लादेश, बांग्लादेश की। भारत की जो सबसे मुख्य नदी है वो कौन सी है, गंगा। तो जितनी भी नदी द्रोणियां हैं उन नदी द्रोणियों में सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है, गंगा की। और गंगा की जो नदी द्रोणी है ये लगभग 1.61 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है, लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26.3% भूभाग जो है गंगा नदी जो है वो क्या करती है, प्रभावित करती है। 26.3% भूभाग, भूभाग किसका, भारत का, भारत का, भारत का गंगा नदी द्वारा, गंगा नदी द्वारा प्रभावित किया जाता है, प्रभावित या लाभान्वित किया जाता है, लाभान्वित, लाभान्वित किया जाता है। ये कितने राज्यों से निकलती है, तो ध्यान रखना गंगा जो है इसका प्रवाह क्षेत्र 5 राज्यों से है। कितने राज्यों से है, 5 राज्यों से। जहां से इसका उद्गम हो रहा है, उद्गम बेसिकली कहां से हो रहा है, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये प्रवेश करती है कहां पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में जो है इसका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार, बिहार वाले क्षेत्र में। फिर इसका प्रभाव जो है वो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस नदी का प्रभाव जो है वो आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत की, भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी व पवित्र नदी है, पवित्र नदी है, पवित्र नदी है, नदी है। और इसके संरक्षण, उसके लिए हमने जो है नमामि गंगे जैसा प्रोजेक्ट है, गंगा संरक्षण कार्यक्रम जो है आदि का हमने संचालन जो है वो कर रखा है। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से इसका उद्गम जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। फिर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी इसका क्या है, संगम है। अब देखो हमारे यहाँ पे जो प्रयाग की बात करें तो हमारे भारत में पंच प्रयाग जो है, पंच प्रयाग जो है, ये 5 प्रयाग जो है ये मुख्य है। कितने, भारत में पंच प्रयाग, 5 प्रयाग जो हैं, 5 प्रयाग ये मुख्य है। और ये 5 प्रयाग जो हैं ये कहाँ, आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र के अंदर है। अब इसमें विष्णु प्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और एक है आपका नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग है, प्रयाग। अब प्रयाग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना प्रयाग का अर्थ होता है जहां पे नदियां मिलती हैं। प्रयाग का अर्थ क्या है, 2 नदियों का मिलन। प्रयाग 2 नदियों का, 2 नदियों का, 2 नदियों का मिलन स्थल, मिलन स्थल। स्थल क्या कहला रहा है,
प्रयाग जो है वो कहला रहा है। और खासतौर से गंगा और गंगा की जो वितरिकाएं हैं वो जहां पे मिलती हैं उसको हम एक देव तुल्य स्थान के रूप में या पवित्र स्थान के रूप में प्रयाग के रूप में जानते हैं। जैसे पहला है आपका विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग में दो नदियां आके मिलती हैं, एक तो मिलती है धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा। फिर दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग में दो नदियां हैं, कौन कौन सी? मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा। फिर है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में भी एक तो है पिंडर, कौन सी नदी है? पिंडर प्लस आपकी अलकनंदा। तो पिंडर और अलकनंदा कहां पे मिल रही है? कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा कहां मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और कौन सी मिल रही है? अलकनंदा। फिर आते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में आपकी कौन सी नदी मिली? आके दो नदियां, अलकनंदा प्लस भागीरथी मिली। फिर बचा आपके पास में नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है। अब गंगा जो है ना, ध्यान रखना, ये गंगा जो है, ये गंगा हरिद्वार जो है, यहां हरिद्वार में आके मैदानों में प्रवेश करती है। तो गंगा का मैदानी जो प्रवेश है वो स्थान कहां पे है? वो है हरिद्वार। गंगा का मैदानी प्रवेश, मैदानी प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश ये कहाँ है? ये है आपके हरिद्वार के अंदर। इससे पहले वो जो है हिमालय वाला क्षेत्र है, जो आपके भाबर वाला क्षेत्र है, तराई वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रवाहित होगी। हरिद्वार में ये मैदानों पे आपको जो है दिखाई देती है। तो 5 प्रयाग है। 5 प्रयाग में अगर आप देखोगे तो कॉमन नदी कौन सी आ रही है? कॉमन तो अलकनंदा चल रही है। अलकनंदा के साथ में अन्य नदियां जो है, जैसे धौली गंगा है, मंदाकिनी है, पिंडर है, भागीरथी है। यहाँ पे भागीरथी है, भागीरथी, भागीरथी ये नदी आके मिल रही है। कॉमन नदी कौन सी चल रही है? अलकनंदा। ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला प्रश्न। हाँ, निम्न में से कौन सी विशेषता अरीय अरीय प्रतिरूप से संबंधित है? अब देखो, आप पहले भी पढ़ चुके अरीय प्रतिरूप। अगर कोई गुंबदाकार आकृति है, क्या है? कोई गुंबदाकार आकृति है, तो इस गुंबदाकार आकृति से अगर कोई जल राशि प्रवाहित होती है, तो मान लो कि ये कोई गुंबदाकार आकृति है, यहां से अगर कोई जल राशि प्रवाहित होगी तो वो चारों दिशाओं में जाएगी। किधर जाएगी? चारों दिशाओं में जाएगी। तो अरीय प्रवाह का मतलब है किसी जल राशि का 4 दिशाओं की ओर प्रवाह। ठीक है। तो प्रवाह, अब इसमें अरीय प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा रूप में होगा। नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होंगी। मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित हो तथा सहायक नदियां समकोण पर मिलती हो, या सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हो। तो अरीय प्रवाह हमने कहा कि नदी जो है ये किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। ये कोई जल स्रोत है और इससे जो जल राशि है ये सभी दिशाओं की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अरीय प्रवाह जो है वो कहते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, सिंपल सा है, इसमें तो कोई खास है नहीं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा जो है वो नहीं बनाती है? गंगा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। कौन सी नदी जो है वो अपने डेल्टा का निर्माण जो है वो नहीं करती है? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती, ये एक एस्चुरी का निर्माण करती है या फिर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का क्या करती है? निर्माण करती है, या एस्चुरी जो है उसका निर्माण करती है। अब गंगा जो है, गंगा का डेल्टा कैसा है? तो ध्यान रखना, गंगा नदी का डेल्टा जो है ये चापाकार है। कैसा है? चापाकार डेल्टा है। गंगा नदी का डेल्टा कैसा है? चापाकार। महानदी जो है इसका डेल्टा मिश्रित डेल्टा कहलाता है। थोड़ा जटिल होता है ये, मिश्रित डेल्टा है, मिश्रित डेल्टा है। किसका? आपके महानदी का। अब गोदावरी जो है इसका डेल्टा कैसा है? तो ध्यान रखना, इसका डेल्टा लोबेट प्रकार का डेल्टा है। गोदावरी का डेल्टा कैसे है? ये है लोबेट प्रकार का, लोबेट डेल्टा है। अब लोबेट डेल्टा कैसा होता है? तो अभी आपने अरीय प्रतिरूप देखा था ना, ऐसा ही। तो गोल उभार से कई वितरिकाएं जो बनती हैं, ऐसा डेल्टा कहां पे है? आपका गोदावरी के अंदर है। तो गोल उभार से, गोल उभार के कारण, गोल उभार के कारण
कई वितरिकाओं का, कई वितरिकाओं का, वितरिकाओं का, कई वितरिकाओं का निर्माण, निर्माण होना, निर्माण होना, निर्माण होना क्या कहलाता है? लोबेट डेल्टा कहलाता है। अब बेसिकली डेल्टा को हम मुख्य रूप में अगर देखें तो 3 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः डेल्टा के प्रकार कितने हैं? 3 हैं मुख्यतः, हालांकि इसके अलग अलग रूप है लेकिन मुख्य रूप में 3 भागों में। जैसे चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा जो किसका है? हमारे यहाँ पे गंगा का है। दूसरा है पंजाकार, पंजाकार बर्ड फुट आकार का पंजाकार डेल्टा। और एक है ज्वार प्रधान डेल्टा, ज्वार प्रधान, प्रधान डेल्टा। तो मूल रूप में हम 3 प्रकार के डेल्टा जो है उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चले आगे, चलिए वोल्गा। चलिए, पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील जो है ये क्या, कौन सी है? पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील जो है वो कौन सी है? चिल्का, डल झील, सांभर, राजसमंद। अब देखो सांभर और राजसमंद जो है ये दोनों तो राजस्थान में है, राजस्थान में, ठीक है। डल जो झील है ये कहां पे? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। चिल्का जो झील है ये कहां है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और पूर्वी तट पे स्थित जो लैगून झील है वो कौन सी है? आपकी चिल्का झील है। और चिल्का झील की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, ये चिल्का झील एक तो भारत की, भारत की सबसे बड़ी खारी झील, सबसे बड़ी खारी झील है, खारी झील है। दूसरा, चिल्का के ऊपर जो लैगून बनता है, चिल्का का जो लैगून है, लैगून, लैगून चिल्का झील पर, यह विश्व का दूसरा, विश्व का दूसरा, दूसरा तथा एशिया का, एशिया का, एशिया का, एशिया का प्रथम, प्रथम सबसे बड़ा लगून है, सबसे बड़ा लगून है, सबसे बड़ा लगून है। इसके अलावा चिल्का जो झील है ये भारत की पहली रामसर साइट है, भारत की प्रथम रामसर साइट है। रामसर साइट या रामसर क्षेत्र या वेटलैंड एरिया जो है वो इसको घोषित किया गया है, किसको? चिल्का झील को। अब चिल्का झील जो है इसके अंदर नलबाना द्वीप है, नलबाना द्वीप चिल्का झील क्षेत्र में, नलबाना द्वीप, नलबाना द्वीप। और ये नलबाना द्वीप जो है चिल्का झील में, ये प्रवासी पक्षियों के प्रवास के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? प्रवासी पक्षियों, पक्षियों, पक्षियों के प्रवास, प्रवास के लिए जो क्या है ये विख्यात है। कौन सा? आपका नलबाना द्वीप। इसी चिल्का झील क्षेत्र में इरावदी, इरावदी डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है। कौन सी डॉल्फिन है? इरावदी डॉल्फिन, डॉल्फिन पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। सांभर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, सांभर भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी लैंडलॉक लेक है, सबसे बड़ी, बड़ी लैंडलॉक लेक या सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय, स्थलीय, अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, झील है। और राजस्थान का रामसर साइट भी है। और राजस्थान में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई? अब 4। और भारत में कितनी हो गई? 91। तो भारत में टोटल रामसर साइट 91 है और 4 कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। हाँ, नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र, आपकी क्षारीय वन भूमि क्षेत्र, रामसर साइट, वेटलैंड, ये लगभग एक ही है सब। इनमें से किस नदी में माजुली, ये मांजुली, मांजुली, मांजुली नदी द्वीप जो है वो स्थित है। और हम सब जानते हैं कि मांजुली नदी द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी है? तो हम सब कहते हैं कि भैया ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये जो माजुली है इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ध्यान रखना, ये माजुली जो है ये असम में है। कहाँ पे है? असम राज्य में,
असम राज्य में है मांजुली द्वीप। अब ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में ही एक अन्य द्वीप और है, उसका नाम क्या है? मुर्गी या फिर उमानंदा। अन्य द्वीप और है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में, उमानंदा, उमानंदा या मुर्गी, मुर्गी द्वीप, मुर्गी द्वीप। ये भी कहाँ है? ये भी ब्रह्मपुत्र में है और राज्य कौन सा है? असम है। कौन सा है? असम। असम जिसका पुराना नाम क्या है? कामरूप, कामरूप, कामरूप। अब जैसे मांजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप, लेकिन उमानंदा या मुर्गी जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। ये क्या है? ये दुनिया का या विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप, विश्व का सबसे छोटा बसा द्वीप है, छोटा बसा द्वीप है, बसा द्वीप। विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप कौन सा है आपका? उमानंदा या मुर्गी। सबसे बड़ा कौन सा है? मांजुली। दोनों ही कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र के अंदर। कहाँ? राज्य भी समान है, कौन सा? असम। ठीक है। ऐसे ही गंगा। अब क्या गंगा में भी कुछ द्वीप हैं क्या? तो बिल्कुल गंगा क्षेत्र में भी द्वीप हैं, जैसे सागर है, काक है, सबूज है। तो जैसे सबूज, सबूज, काक, काक और सागर, सागर, ये द्वीप कौन सी नदी में है? गंगा नदी के अंदर स्थित है। फिर क्या गोदावरी में भी द्वीप हैं क्या? तो बिल्कुल गोदावरी में भी द्वीप हैं। कौन कौन से? जैसे मुनेरू है, भद्राचलम है, भद्राचलम, भद्राचलम, मुनेरी, 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 और एक और है इसके अंदर कोंडापल्ली। कौन सा है? कोंडापल्ली, कोंडापल्ली, पल्ली। अब आपके सिंधु नदी, तो ध्यान रखना सिंधु के अंदर कोई भी द्वीप नहीं है। सिंधु जो है ये सिंधु नदी में कोई द्वीप नहीं है, कोई द्वीप नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? हाँ, कोई द्वीप नहीं है। चले आगे। केबुल लामजाऊ मणिपुर, लोकटक झील क्षेत्र में है वो लोकटक में है केबुल लामजाऊ। उत्तराखंड के किस भाग में, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं जो है वो पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ी में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो भाबर, तराई, शिवालिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं जो है वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं तराई वाले क्षेत्र में। अब भाबर क्या है? तो ध्यान रखना भाबर, भाबर कंकड़, कंकड़ व पत्थरों, कंकड़ व पत्थरों से निर्मित, निर्मित, निर्मित तराई मैदान है, तराई मैदान है, तराई मैदान है, मैदान है। तो जब आप हिमालय क्षेत्र से या पहाड़ी क्षेत्र से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरेंगी तो वहां पे कंकड़ और पत्थरों से निर्मित एक मैदान मिलेगा। उस मैदान को हम क्या कहेंगे? भाबर का मैदान कहेंगे। तो भाबर का मैदान है। ये पाताल तोड़ कुएं कहां पे हैं? तो ये तराई वाले क्षेत्र में, कहां पे? उत्तराखंड के अंदर। हाँ जी। निम्न में से कौन सा हिमनद, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है? सियाचिन, बाल्टोरा, चोमोलुंगमा या फिर बियाफो। तो हमने कहा कि भाई हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत सारे आपके पास में हिमनद है। सियाचिन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है, लेकिन गैर ध्रुवीय है। कैसा है? गैर ध्रुवीय। तो सियाचिन जो हिमनद है ये क्या है? ये है आपका भारत का सबसे बड़ा, लेकिन अगर दुनिया का गैर ध्रुवीय आधार पे देखें तो ये सबसे बड़ा है। गैर ध्रुवीय, गैर ध्रुवीय, ध्रुवीय आधार पर, आधार पर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर। और विश्व की सबसे ऊंचे स्थित युद्ध मैदान के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 76 किलोमीटर जो है वो बताई जाती है। लंबाई कितनी है? 76 किलोमीटर लगभग। कुछ में 72 है, किसी में 74 है, किसी में 76 है। तो 76 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई जो है वो मानी जाती है। ठीक है। अब हिमालय वाले क्षेत्र में जो अन्य हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, उसमें सियाचिन है, बाल्टोरा है, हुंजा है, हुंजा, हुंजा ग्लेशियर है, नुब्रा है, नुब्रा ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर है, बियाफो है, आपका गंगोत्री है, गंगोत्री, गंगोत्री है, आपका यमुनोत्री है, यमुनोत्री है,
यमुनोत्री, बाल्टोरा है ना, ये बाल्टोरा आ गया ना, बाल्टोरा, और ये ग्लेशियर ये कहाँ पे हैं, आपके हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर स्थित आपके ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर जो कि शुद्ध पानी के जमे हुए स्रोत जो है वो माने जाते हैं, और आपके नदियों के जल स्रोत का जो है एक मुख्य साधन माना जाता है इनको। फिर है चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, या केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। अब इन्होंने क्या कर दिया, आपको मंदिर दे दिया। अब मंदिर की अगर हम बात करें, शायद ये सीटी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था आपका कुछ ऐसा सा। अब ये मंदिर कहाँ है, तो मंदिर आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। और चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में आपके केदारनाथ मंदिर के कौन सी दिशा की ओर है, तो ध्यान रखना ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर की ओर स्थित है। और ये जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है ये कौन सी नदी का स्रोत माना जाता है, तो ध्यान रखना यहां से एक नदी उद्गम होती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी, नदी का उद्गम स्रोत, का उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत कौन सा, चोराबाड़ी, उत्तराखंड। चले आगे, नहीं नहीं उत्तर में, उत्तर उत्तर, पूर्व में मत चले जाना, उत्तर। बांग्लादेश में गंगा नदी जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, मेघना, पद्मा, भागीरथी, या फिर आपकी महागंगा। अब देखो अगर हम बात करें तो एक तो है गंगा, ठीक है, गंगा जो है इसे बांग्लादेश में, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसमें हम क्या कह रहे हैं इसको, पद्मा। क्या कह रहे हैं, पद्मा। एक बांग्लादेश में और नदी आती है, वो कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जमुना, जमुना। तो जमुना और पद्मा सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी, मेघना। क्या कहलाएगी, मेघना। और मेघना जो है ये बाद में अंततः किसमें समाहित हो जाती है, ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। तो एक शाखा जो किधर से आ रही है, गंगा के रूप में आ रही है, वो क्या है, पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो आ रही है उसको क्या कह रहे हैं, जमुना। और पद्मा और जमुना दोनों सम्मिलित होकर किस रूप में आ रही है, आपके मेघना के रूप में आ रही है, ठीक है। हाँ जी, सूची एक दी गई है, पहले प्रश्न अपन करके आए, यहां पे आपके सामने है, इसको आपको फटाफट सॉल्व करना है। सूची एक दी गई है स्थल प्रयाग का, और उधर दिया गया है आपको नदियों का संगम दिया गया है। तो रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, ठीक है। अब कौन सी नदी जो है वो कहां जाके सम्मिलित होती है, तो हम सब अभी देख के आए कि रुद्रप्रयाग जो है उसके अंदर कौन सी है, आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी है। नंदप्रयाग में आपकी कौन सी है, नंदप्रयाग में विष्णु गंगा और आपकी मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग में कौन सी है, अलकनंदा और आपकी पिंडर है। देवप्रयाग में भागीरथी और आपकी अलकनंदा है। तो दो 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 तीन, ये रही आपका 2 4 3 1, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे भाई कितना टाइम लगेगा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन जो नदी है उसके मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अब देखो भारत में जल विभाजक का काम, भारत में जल विभाजन या जल विभाजक, भारत में जल विभाजक, या हम राजस्थान के जल विभाजक के रूप में देखें तो क्या है, वो है आपकी अरावली। क्या है, आपकी अरावली है। भारत का जल विभाजक माना जाता है किसको, अरावली को। लेकिन यहाँ पे यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजन का जो कार्य है वो किसको माना गया है, बांडेर पर्वत को, कैमूर को, मैकाल पर्वत को, मैकाल पर्वत को, या फिर मुकुंदवारा पर्वत को। तो जो कैमूर सॉरी ये जो आपका कैमूर जो पर्वत है, इस कैमूर पर्वत को यमुना और सोन के मध्य क्या माना जाता है, विभाजक माना जाता है। अब ये कैमूर पर्वत किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखना ये विंध्याचल का, जो आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है,
हिस्सा है, हिस्सा है। और ये जो कैमूर पर्वत है ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो ये शुरुआत होती है इसकी एमपी मध्य प्रदेश से, और ये कहाँ तक स्थित है? ये बिहार तक स्थित है, बिहार तक स्थित है, बिहार तक। तो मध्य प्रदेश के अंदर इसका जो हिस्सा है ये कहाँ पे है? कटंगी जबलपुर में। कहाँ पे है? कटंगी, कटंगी, कटंगी जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर। और बिहार के अंदर जो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, रोहतास, रोहतास जो जिला है, रोहतास, रोहतास सासाराम में, सहसा, सहसा राम, सहसा राम में। तो बिहार में रोहतास, सासाराम, और मध्य प्रदेश में कटंगी जबलपुर। इनके मध्य स्थित है आपका कौन सा? कैमूर पर्वत, जो कि यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का आधार जो है वो माना जाता है। हाँ, राजस्थान में भी जल विभाजन है, और भारत का भी जल विभाजन का आधार जो है वो अरावली को ही माना जाता है। भारत का भी जल विभाजक कहते हैं इसको। फिर है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का, किस डेल्टा का एक उप विभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, महानदी डेल्टा का, बंगाल डेल्टा का, या कावेरी डेल्टा का? तो ये जो मोरीबंद डेल्टा है, ये मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा जो है उसका एक उपभाग है, और इसका जो प्रभाव है ये भारत और बांग्लादेश दोनों में है। भारत व बांग्लादेश दोनों ही प्रभावित होते हैं इससे, बांग्लादेश दोनों ही क्या होते हैं? इससे प्रभावित होते हैं। और जो बंगाल का डेल्टा है उसका पूर्वी भाग जो है वो माना जाता है इसको। अब ये मोरीबंद जो डेल्टा है इसको एक तो मरनासन डेल्टा या अपरिपक्व डेल्टा भी कहते हैं। इस मोरीबंद डेल्टा को क्या कहते हैं? इसके अन्य नाम है, अन्य नाम मोरीबंद डेल्टा के अन्य नाम क्या हैं? एक तो इसे कहते हैं अपरिपक्व डेल्टा, अपरिपक्व, अपरिपक्व डेल्टा, डेल्टा। और एक इसको कहते हैं मरणासन डेल्टा, मरणासन डेल्टा, डेल्टा कहते हैं इसको, मरणासन डेल्टा। ये इसके क्या है? उपनाम है। किसके? मोरीबंद डेल्टा के। ठीक है, हाँ, बंगाल डेल्टा का ही भाग है ये मोरीबंद डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा मत बोलो आप, इसको बंगाल डेल्टा बोलो, सारे भाग आ जाएंगे उसके अंदर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? जो नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती वो कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, या कबाम? तो हम सब जानते हैं कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकल रही है, तो वो ताप्ती नदी जो है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। हाँ, इस संडे को मैराथन लेंगे, पिछले संडे तबीयत खराब थी तो मैं ले नहीं पाया था, इस संडे को मैं मैराथन क्लास लेंगे, ठीक है ना। अब ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुल्ताई पर्वत, बैतूल, बैतूल जो क्षेत्र है, बैतूल, मुल्ताई, बैतूल, इनको ऐसे जैसे है ना, कमेंट ब्लॉक मार दें इनको। बैतूल, मुल्ताई, मुल्ताई उद्गम कहाँ? मध्य प्रदेश से उद्गम, उद्गम होता है। और ताप्ती नदी जो कि कहाँ बहती है? रिफ्ट घाटी में बहती है। तो मध्य प्रदेश के बाद में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये नदी जो है अपने जल का समापन कर देती है कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, खाड़ी में। और ये एक रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है, ठीक है। तो कौन सी नहीं निकलती है आपकी? ताप्ती नदी जो है ये नहीं निकलती है। कहां से? पश्चिमी घाट से। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? देखो, एक तो है दक्षिण भारत की गंगा, एक तो है दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत गंगा, और एक है सिर्फ दक्षिण की गंगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा, तो हम कहते हैं कि जो दक्षिण की गंगा कहलाती है वो है आपकी कावेरी,
कौन सी है? कावेरी। और जो दक्षिण गंगा है या दक्षिण भारत गंगा है वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी। और जो गोदावरी है, इस गोदावरी को ही रुंडित गंगा भी कहते हैं। रुंडित गंगा, रुंडित गंगा, या इसी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। इसी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा जो है वो भी इसको कहा जाता है। किसको? आपके गोदावरी को। अब कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम कहां से हो रहा है? ब्रह्मगिरी क्षेत्र से हो रहा है। कहां से हो रहा है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, गिरी क्षेत्र, गिरी, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र कहां? कर्नाटक। कहां पे? कर्नाटक। कर्नाटक से। फिर है आपकी कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से हो रहा है। इसका महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर लगभग लगभग, कर्नाटक बॉर्डर जो है वहां से। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ? नासिक, नासिक। यहां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। तो जो नदी दक्षिण की गंगा कहला रही है वो है कावेरी, और जिसे दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत गंगा कहते हैं वो है आपकी गोदावरी। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो पेनिनसुलर इंडिया जो है उसकी लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। ठीक है, चलें। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी, देखो भारत का जो ड्रेनिंग सिस्टम है, भारत की जो नदी प्रणाली है, नदी अपवाह जो है नदी का, भारत का नदी अपवाह, भारत का नदी अपवाह, इसकी अगर हम बात करें तो एक भाग जो है वो जाता है अरब सागर क्षेत्र में, अरब सागर क्षेत्र में, और एक भाग जाता है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, बंगाल खाड़ी क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में। तो लगभग 29% जल राशि नदियों की जो है वो जा रही है अरब सागर में, और लगभग 71% जो है वो जा रही है कहां पे? आपके बंगाल की खाड़ी में। अब देखो, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो आज तक अन्य नदियों की सहायक नदी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब उनका जल वहां पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि आंतरिक अंतः क्षेत्र के अंदर ही क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। उनमें कौन सी नदी है? तो वो है आपकी लूनी नदी। और लूनी नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? नाग पर्वत, नाग पर्वत, नाग पहाड़ी, नाग पर्वत, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, पहाड़ी क्षेत्र कहां? अजमेर, अजमेर से। अजमेर से क्या होता है इसका उद्गम? मतलब राजस्थान से इसका उद्गम होता है, राजस्थान। और ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो आधी खारी है और आधी मीठी है। आधी खारी व आधी मीठी, आधी खारी आधी मीठी नदी है, मीठी नदी है ये, नदी है। और लूनी जो है, लूनी, इसे लवण्यवती नदी का नाम भी कहा गया है। लवण्यवती नदी जो है वो भी इसको कहा गया है। किसको? लूनी नदी को। राजस्थान की है। बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है, बाड़मेर बालोतरा तक, उसके बाद में इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो भूमि बंधित मतलब किसी क्षेत्र विशेष में प्रवाहित होने वाली, पर्टिकुलर, बस उस रीजन तक है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, हाँ, चले आगे। चलिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी का माना जाता है? मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। तो कौन सी नदी है जो अपने पथ का जो है सबसे ज्यादा विचलन करती है, या वो अपने पथ को सबसे ज्यादा परिवर्तित करती है? तो देखो, सोन नदी, गंडक नदी, कोशी नदी या गंगा नदी। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि चंबल, तो ध्यान रखना, चंबल जो है, चंबल करती है विश्व में सबसे ज्यादा भूमि उत्खात। ये क्या करती है? ये करती है भूमि का उत्खात, भूमि का उत्खात, उत्खात मतलब एक तरीके से क्या कर रही है? ये अपर्दन कर रही है, अपर्दन,
किसके माध्यम से? नाली का अपर्दन, नाली का अपर्दन। इसलिए वहां पे क्या मिलते हैं? वहां पे प्राकृतिक आवास मिलते हैं। इसलिए जो दस्यु क्षेत्र है, जो डकैत क्षेत्र है, बीहड़ जो क्षेत्र है, वो आपको कहां मिलेगा? चंबल वाले क्षेत्र में। और चंबल जिसे हम राजस्थान की क्या करें? कामधेनु करें। लेकिन मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात जो नदी है वो कौन सी नदी है? आपकी कोसी नदी है, जो कि अपना क्या कर रही है? जो रूट जो है उसको डाइवर्ट करती है सबसे ज्यादा। ठीक है ना? हाँ जी। फिर है अगला प्रश्न, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? अब देखो, वो जो पुल है उसे अंसी अंसी पुल भी बोलते हैं। अंसी पुल जो है वो भी इसको बोलते हैं, और उसको चेनाब पुल जो है वो भी बोलते हैं। अब आपको नाम तो याद आ ही गया होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी वहां पे वापस गए, वहां पे उद्घाटन भी किया है। तो चेनाब, सतलज, झेलम और व्यास। तो देखो, सबसे ऊंचा जो विश्व का पुल है वो कहां पे है? चेनाब नदी के ऊपर है। कहां पे है? चेनाब नदी पे। ये तो सिंपल सा ही प्रश्न है, आगे प्रश्न आएंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। हाँ, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? अब देखो, जलप्रपात कोई भी अगर ऐसी भौतिक राशि है, और इस भौतिक राशि में मतलब ऊपर का भाग समतल है और किनारे जो खड़े हैं वहां से अगर कोई जल जो है वो भूमि की ओर अगर आके गिर रहा है तो ये जो स्थिति है ये क्या कहलाती है? ये जलप्रपात कहलाती है। झरना जिसको आप बोलते हो जलप्रपात, जलप्रपात जल का गिरना, प्रपात जलप्रपात गिरना, है ना, नीचे की ओर। अब अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखना, भारत के अधिकांश जो जलप्रपात हैं ये पठारी क्षेत्र में है। भारत का अधिकांश जलप्रपात कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में है। अधिकांश जलप्रपात प्रपात पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। कौन से वाले में? प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में, प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में। शिव समुद्रम कहां है? तो ये कावेरी जो नदी है उसके ऊपर स्थित है। कहां पे? राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक राज्य में। फिर है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पे कोई जलप्रपात नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी नहीं है। फिर है गोदावरी जो नदी है उस पे जो जलप्रपात है वो है पोचेरा। कौन सा जलप्रपात है? पोचेरा जलप्रपात है, जलप्रपात। और पोचेरा जलप्रपात कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। फिर है महानदी, तो महानदी पे जो जलप्रपात है उसका नाम है हीराकुंड, और बांध भी है इसके नाम से, ध्यान रखना। यहाँ पे हीराकुंड जो सबसे लंबा बांध है ये कहां है? उड़ीसा। हाँ। फिर आता है कि आपके पास में कुछ जलप्रपात दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। जैसे दूध सागर जलप्रपात। अब दूध सागर जलप्रपात कहां है? गोवा में। और गोवा में नदी कौन सी है? तो जानवी है और मांडवी है, मांडवी नाम आ गया तो ये इसके साथ चला गया। फिर है डुडुमा। अब डुडुमा जो जलप्रपात है ये कहां पे स्थित है? तो डुडुमा जो जलप्रपात है ये आपका स्थित है मचकुंड में। कहां पे है? मचकुंड पे। फिर है गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा पे है। फिर है जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कहां पे है? शरावती नदी के अंदर है। तो एक के साथ में 4, 2 में ऑप्शन आ रहा है, 2 में 2, दोनों में आ रहा है 3, 1, ये रहा आपका आंसर। तो दूध सागर गोवा में, डुडुमा मचकुंड झारखंड वाले क्षेत्र में, गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा, जोग गरसोपा शरावती नदी कर्नाटक में, जिसे हम गांधी जो है जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी जो है उसके ऊपर नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा या भेड़ा घाट। ये जलप्रपात जो है उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर स्थित नहीं है। तो ध्यान रखना, भालकुंड जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे स्थित नहीं है। ये एक नदी है बीना नदी। कौन सी नदी है? बीना नदी। इस बीना नदी पर स्थित है, बीना नदी पर। और ये भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर कौन से राज्य पे है? तो ये राज्य है आपका भारत का हार्ट, भारत का हृदय राज्य, भारत का मध्य राज्य, भारत का वन राज्य, भारत का बाघ राज्य मध्य प्रदेश, या जिसे हम कहते हैं सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां पे है। ठीक है, चले आगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग गरसोपा, कुंचिकल जलप्रपात,
राकिम कुंड जलप्रपात और केवती जलप्रपात। देखो यहां बहुत बार बच्चों के प्रश्न ये होते हैं कि भाई भारत का सबसे ऊंचा, अगर देखो सबसे ऊंचाई पे स्थित है तो वो है होगनकल जलप्रपात। होगनकल जलप्रपात, जलप्रपात ऊंचाई पे स्थित होना, एक तो ये मेघालय शिलोंग के पठारी क्षेत्र में स्थित है। एक है भारत का सबसे ऊंचा, तो ऊंचा कौन सा है आपका, जोग गरसोपा है या महात्मा गांधी जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ऊंचाई पे स्थित की बात हो तो होगनकल जलप्रपात है मेघालय, होगनकल जो ऊंचाई पर स्थित है। हाई एल्टीट्यूड की बात होती है तो होगनकल है, वैसे सबसे ऊंचा कौन सा है आपका, जोग गरसोपा। और ये चौड़ा भी है, इसमें 4 अलग अलग छोटी छोटी इकाइयां आके मिलती हैं, फिर एक जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और आज का आखिरी, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कहा जाता है, बरकाना, चित्रकूट, रजत या केवटी प्रपात। तो हम सब जानते हैं कि भारत का नियाग्रा फॉल जो है किसको कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को जो है वो कहा जाता है भारत का नियाग्रा फॉल। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं कल के प्रश्नों के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। और इस प्रकार जो हमारा कंटिन्यू आपके एग्जाम तक जो सेशन चलेगा वो इसी प्रकार से चलता रहेगा। और आप तैयारी करें, अपने कोर्स को परचेज करो और ऐप से जुड़ो, कौटिल्य से जुड़ो और अपनी कोर्स की तैयारी, अपनी जो खुद की तैयारी है उसको बेहतर बनाओ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा।